नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो सारे प्रश्न हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट जेआरएफ एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी व अन्य एग्जाम जैसे बीपीएससी जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ अपने आगामी एग्जाम्स को देखते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने जितने भी प्रश्न सॉल्व कराए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आधुनिक भारत से संबंधित थे। परंतु आज से मैं जितने भी प्रश्न सॉल्व कराऊँगा, लगभग 300 या 400 प्रश्न होंगे, जिनमें केवल और केवल प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ओके, यानी ब्रिटिशर्स जब भारत में प्रवेश करेंगे तब तब तक रहेगा ना, प्राचीन काल से लेकर तब तक के लिए रहेगा, ओके, यानी मुगल्स के अंतिम मुगल तक। तो देखिए, तो हम आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पाए गए प्राचीनतम चित्र निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। उत्तर पूरा पाषाण कहाँ के हैं? ये निम्न पूरा पाषाण काल के ना। और उत्तर पूरा पाषाण काल के दौरान चित्रकला के अनेक विषय थे, लेकिन चित्रों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता था, जिनमें शिकार के दृश्यों की प्रधानता थी। मध्य पाषाण काल के चित्र विशाल जानवरों और छड़ी सदृश पतली मानव आकृतियों के रैखिक निरूपण थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, जो तीन कथन दिए हुए हैं, इन तीन कथन पे आधारित चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शन में से हमें एक केवल सही चुनना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, इसके संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को जानेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और फिर उन तथ्यों के आधार पर अपने इस प्रश्न को, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक सही चुनेंगे। तो हम इसे सॉल्व करने से पहले आशा करता हूँ कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। अगर आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो हमारा ये डिजिटल उपनयन संस्कार है, जिसमें केवल लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है और पसंद आ जाए तो दोस्तों के पास शेयर करना होता है। तो चलिए, हम शुरू करते हैं अपने इस पहले प्रश्न को, एक एक करके तथ्यों को जानना। देखिए, मैं सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक शब्द है, प्रागैतिहासिक शब्द को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। देखिए, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने किया था। किसने किया था? डेनियल विल्सन ने। याद रखिएगा इसे, डेनियल विल्सन। कब? 1851 में। देखिए, इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का बहुत ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। बुक का नाम है द आर्कियोलॉजिकल, ARCH AEO, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, लॉजी प्री हिस्ट्री। एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, एनल्स ऑफ SCOTLAND। तो ये नाम याद रखेगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले, डेनियल विल्सन महोदय ने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था, प्रागैतिहासिक काल का प्रयोग किया था। प्रागैतिहासिक मतलब प्रागैतिहासिक मतलब जो ऐतिहासिक काल है उससे पहले के जो काल है, ठीक है, यानी पूर्व। प्राक मतलब पूर्व, तो उसका मतलब प्राक, प्राक मतलब पूर्व होता है, ठीक है, इसका मतलब प्राक, जिसका मतलब होता है क्या? पूर्व, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल से पहले के जिस जो आएगा उसमें क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे कार्बन 14 एक पद्धत होता है जिसके माध्यम से काल निर्धारण किया जाता है। कोई भी जो आज से लगभग जो पुराने पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य यानी जो उत्खनन से जो साक्ष्य मिलते हैं, उनका उनका कार्बन 14 विधि के माध्यम से डेट का निर्धारण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि आज से यह कितने साल पहले तत्व था, मतलब इसकी मतलब उसमें प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। तो यह पता लगाया जाता है किसके माध्यम से? कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से। उसी पद्धति से यह डेट निकाला गया है कि जो यह प्रागैतिहासिक काल है उसका निर्धारण किया जाता है। और देखिए, प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण तीन भागों में किया जाता है।
प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण 3 भागों में किया जाता है। देखिए अब आज का हमारा ये पहला प्रश्न है और यह प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो मैं इसे थोड़ा-सा डीप में डिस्क्राइब करना चाहूँगा इसलिए ताकि आपका जो ये काल निर्धारण अगर आपको नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा। 1.25 या 1.50 अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर आप ध्यान से सुनिए इसको। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको जो प्रागैतिहासिक काल है, यह 3 भागों में बाँटा जाता है। सबसे पहला देखिए प्रागैतिहासिक मतलब पाषाण काल, ओके? तो पाषाण काल कितने भागों में बाँटा जाता है? देखिए पाषाण काल, ठीक है? यानी पाषाण काल उसे बोलेंगे जिस समय मानव जो पाषाण पत्थर के निर्मित औजारों का अधिकतम प्रयोग करते थे, उस समय लोहा और धातु से वो लोग परिचित नहीं थे। तो वो अपने अधिक से अधिक जीविकोपार्जन करने के लिए पाषाण का ही प्रयोग करते थे। यानी खाद्य संग्राहक यानी कि वो क्या थे खाद्य संग्राहक थे और आखेटक थे। कब? पाषाण काल के लोग थे। पाषाण काल भी कई कई भागों में बटा हुआ है। अभी मैं बात करूँगा कि किस काल के लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, किस काल के लोग कृषि से कृषि को जानते थे करना। ओके, देखिए मैं इसे शॉर्ट में बताना चाहूँ तो पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा नवपाषाण काल। देखिए जो इसमें काल निर्धारण है वह काल एकदम फिक्स नहीं है कि जो डेट हम बताएंगे कि वही डेट 100% सही है। ऐसा नहीं, अलग अलग किताबों में यह वेरी करता रहता है। ठीक है, तो अब यह हालांकि आज से लगभग हजारों साल पहले का ये डेट है, तो एकदम निश्चित डेट बता पाना यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, हालांकि पॉसिबल है परंतु निर्धारण करना उतना आई थिंक संभव नहीं है ना। देखिए, तो पहला है पूरा पाषाण काल, ये बहुत सटीक ही डेट है। ठीक है, हो सकता है कि आप अलग डेट जानते होंगे, तो आपका भी सही है और ये भी सही है। चलिए, तो पहला है हम पूरा पाषाण काल को इसको 20,000 से लेकर के 20,000 बीसी है। बीसी जब सन शुरू हुआ था ना, 1 2 3 4 5 सन शुरू हुआ था, आज आके 2022 हो गया है। जब सन शुरू हुआ था यानी कि एक था, तो उससे 20,000 साल पहले ये था। ओके, यानी कि 20,000 ये प्लस 2022 ये अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो यानी कि 22,222 ये हो जाएगा ना, आज से उतना साल पहले। परंतु हम उतना डीप में नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब जानकारियां होंगी। तो क्या हो जाएगा, 20,000 से लेकर के 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, बीसी तक ये पूरा पाषाण काल था और मध्य पाषाण काल था। अब ये 10,000 यहाँ 10,000 पे ये समाप्त हुआ, तो 10,000 से क्या होगा, शुरू होगा। 10,000 से ये शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, ये जाएगा आपका 4,000 बीसी तक। कहाँ तक जाएगा, 4,000 बीसी तक। यहाँ पे 4 के लिख दे रहा हूँ ना, के मतलब 1000, ये हो गया 4 के बीसी। अब देखिएगा, ये केबीसी नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, ये 4,000 है। ओके, देखिए अब ये 4,000 पे ये खत्म हुआ, तो 4,000 पे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये क्रोनोलॉजी समझिएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, ये हो गया 4,000। ये 4,000 से कहाँ तक जाएगा, लगभग 3,000 तक जाएगा। और इसी काल में 3,000 का जब ये काल नवपाषाण काल खत्म होता है, तो उसी समय विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, अपनी भारत की जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं इसी समय उभर कर आती हैं नवपाषाण काल के समाप्ति के जस्ट बाद। ठीक है, यानी कि संक्रमण काल है एक प्रकार से, नवपाषाण काल और जो ये जो पीरियड आएगा उसके बाद यह क्या होगा, उसी समय के सभी जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं विश्व पटल पे उभर कर आएंगी। तो ये हो गया नवपाषाण काल। अब देखिए जो यह पूरा पाषाण काल है, इस काल में मानव केवल पत्थर का ही प्रयोग करता था। पत्थर पत्थर का ही औजार के रूप में प्रयोग करता था। तो औजार उनका औजार निर्माण करने की जो विधि थी, टेक्निक थी, केवल उसी के आधार पे, यह केवल और केवल पत्थर के निर्माण पर ही यह सब
पत्थरों से जो औजार निर्मित करते थे उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जो पूरा पाषाण काल है इसमें इसमें केवल पत्थर का ही औजार का प्रयोग करते थे वो लोग। और और उसी टेक्निक के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। अब ये कालानुक्रम जो है आप समझ गए होंगे, ये 20,000 है, अब 20,000 से लेकर के 10,000 है, उसी के बीच में ये तीनों डेट उसमें फिक्स हो जाएंगे। मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो अब देखिए, हम आएंगे अपने अब प्रश्नों पे। अब आएंगे हम अपने प्रश्नों पे। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा पाषाण काल कब होगा, मध्य पाषाण काल कब होगा और नव पाषाण काल कब होगा। और मैं एक बात और जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो नव पाषाण काल है इसके बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद बीच में थोड़ा सा डार्क एज भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, वैदिक काल। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी और इसकी यहाँ बीच में दक्षिण भारत में क्या था, महापाषाण काल था। महापाषाण काल था ना। कहाँ पे, दक्षिण भारत में, दक्षिण सुदूर दक्षिण भारत, यानी कि तमिलनाडु वाला रीजन है वहां पे ना, कर्नाटका वाले रीजन में। तो देखिएगा यह कब है, इन दोनों के बीच में वेरी करता है इसमें ठीक है। तो ये इसी समय ना वो लोग जो शवदान शव 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 को दफनाते थे जब लोग, तो उसको चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर से घेर देते थे। ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से ना, अलग अलग डिजाइन में, उसी के आधार पर इसे महापाषाण काल कहा गया है। कहाँ पे, दक्षिण भारत में ये था। और उत्तर भारत में उसमें उसके बाद वैदिक काल का उदय होगा, ऋग्वैदिक काल। जो इस ऋग्वैदिक काल आई थिंक 1500 बीसी ना, आर्याक्रमण होगा। ठीक है, आर्याक्रमण ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, तो आर्याक्रमण से लेकर के यह आगे चल के वैदिक काल आ जाएगा। उस तो वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम अभी और आगे आते ऐसे आते जाएंगे, क्रोनोलॉजी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो परंतु हमें उधर नहीं जाना है, मुझे बस इसी क्षेत्र में रहना है। बस मैं इस क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, ताकि आपका और आगे इसे जोड़ सकें, इसके लिए मैं ये आगे बताया हूँ। तो चलिए हम अपने इस प्रश्न का जो है प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, देखिए जो पूरा पाषाण काल है, उस पूरा पाषाण काल के, यानी कि जो पहला था ना, पहला था जिसको तीन किसने 20,000 से लेकर के, हम इसका जो पहला पॉइंट है उसको बताते हैं। जो पहला है देखिए, 20,000 से लेकर के कहाँ तक था, आई थिंक 4,000 तक था, क्या कितना था भूल गया मैं ना, कितने तक था, यस 10,000 तक था ना, 10,000 बीसी इतने तक था। तो इस टाइम पीरियड में जो मानव थे वो क्या थे, आखेटक थे। क्या थे, आखेटक थे। और खाद्य संग्राहक थे। संग्राहक थे। आखेटक मतलब वह जानवरों का शिकार करते थे, शिकार करके ही उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। और दूसरा खाद्य संग्राहक, यानी कि जंगल में जा करके वह अपना अनाज जो भी मिलता था, वो फल फूल जो भी उनको मिलता था, उसी से अपना पेट भरते थे, उसी से अपना आहार प्राप्त करते थे। तो यानी कि वो क्या थे, आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। उनका अभी जीवन क्या था, जंगली था। वो अभी स्थिर रूप से नहीं रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ, जहाँ उनको मिलता था वहां से भटकते रहते थे जंगल में और शिकार करते रहते थे। तो वो क्या थे, आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। इसे ध्यान रूप से ये जो वर्ड है इसे याद रखना है। अभी कौची जी देखिए, जो इस समय के लोग थे वह आखेटक थे, यानी कि शिकार करते थे। जब शिकार करते थे तो वो लोग पत्थर के
अलग अलग एंगल से, अलग अलग टेक्निक से काट करके पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर आदि ऐसे बहुत सारे नाम है ना। हालांकि आगे चल करके हैंडेक्स, क्लीवर आएंगे, परंतु इसमें पत्थर की बहुत बोल्डर्स को काट करके, ठीक है, उसके फलक जो उसमें से मारते हैं ना, फट जाता है पत्थर, फलक निकाल करके उस फलक से औजार बना देते, ठीक है, औजार बना करके उसी से शिकार किया करते थे। तो आप देखिएगा क्या करते थे, फलक का प्रयोग करते थे। इसका फलक किसके रूप में, हथियार के रूप में, हथियार के रूप में यह प्रयोग किया करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, क्या क्या है, यह पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है। अब देखिए, जो भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं ना, भारत में जो अब तक के प्राचीनतम चित्र मिले हैं, वह कहाँ के थे, उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं, उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है भारत में अब तक जितने भी क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, चित्र मिले हैं, वो सारे के सारे कहाँ के हैं, उत्तर पूरा पाषाण काल के हैं, इस काल के हैं। मैं यहीं पे सब अब लिख दूंगा ना, उत्तर पूरा पाषाण जितने भी काल मिले हैं ना, यहाँ से मिले हैं। भारत में जितने भी चित्र मिले हैं, भारतीय चित्र, भारतीय मतलब भारत, भारत में मिले प्राचीनतम चित्र ना, भारत में यहीं से मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम चित्र यहीं से मिले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस आधार पर अगर हम देखें, तो भारत में अब तक के प्राचीनतम चित्र कहाँ से मिले हैं, उत्तर पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल बोले या उत्तर बोले, ये एक ही बात है ना, उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है, या उच्च पूरा पाषाण काल के ही यहाँ भारत में जो अ, चित्रकला के साथ मिलना शुरू होते हैं। अब देखिए, जो उत्तर पूरा पाषाण काल के चित्र हैं, वह किसमें, हरी और गहरी लाल रेखाओं के रूप में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, कलर ऐसा क्या है, हरा है प्लस लाल, दो कलर में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जो चित्र बना है उसमें दो कलर की प्रधानता है, किसमें, हरा और लाल, दो कलर मिलते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से इसी प्रश्न को अलग से घुमा कर भी किसी और टेक्निक से भी पूछ सकता है, किस कलर की प्रधानता है, तो हरा है और लाल है। अभी इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। तो देखिए, हम किसके बारे में बता रहे हैं, उत्तर पूरा पाषाण काल के बता रहे हैं, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल जो ऊपर वाले हैं उसमें चित्र नहीं मिले हैं, हम उत्तर पूरा पाषाण काल यानी कि ये तीसरे वाले बता रहे हैं। अभी इसी आधार पे हमारा जो ऑप्शन ऊपर का है एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए, तो हरी और लाल रंग की क्या है, इसमें प्रधानता है, इनमें से कुछ छड़ी जैसे, यानी कि छड़ी जैसे पतले पतले डंडे होते हैं ना, डंडे जैसे मानव आकृतियां, यानी कि समझ गए, डंडे डंडे जैसे पतले पतले छड़ जैसे, बस रेखा रेखा खींच करके मानव की आकृतियां उकेरी गई हैं। लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों के हैं, क्या है, बड़े बड़े जानवरों के हैं, ठीक है, बड़े बड़े जानवरों के हैं, निर्मित किए गए हैं, जैसे भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, शुअर, इन सभी जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। कहाँ पे, उसमें के जो चट्टान हुआ करते थे, ठीक है, पहाड़ियों के चट्टानों पे, वहां पे उकेरा गया है। अभी हमें कुछ चट्टानों का नाम बताऊंगा। देखिए, लेकिन कुछ ऐसे भी चित्र हैं अधिकांश जो ज्यामिति आकार के हैं, किस आकार के हैं, ज्यामिति आकृतियों से भरे पड़े हैं। ऐसे चित्रों को शिकारियों को कोई संबंध नहीं दिखाया गया। जो इस समय के जो उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, इस समय के, इसमें क्या है, शिकारियों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो शिकारी जानवर से कैसे संबंधित है यह नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो चित्र है, हरे रंग के जो चित्र है, वह नर्तक, कौन है, ये नर्तक, यानी कि नाच डांसिंग वाले नर्तक, नाचते हुए कुछ दिखाया गया है। और जो लाल वाले जो है, यह शिकारियों से संबंधित है, किससे संबंधित है, शिकारियों से संबंधित है। हाँ, तो ये भी अंतर याद रखना है, जो हरा कलर है वह नर्तक से संबंधित है और लाल कलर जो है वह शिकारियों से संबंधित है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसी का एक एग्जाम्पल है, इसी का एक एग्जाम्पल है क्या, अ, अल्मोड़ा और बारछीना वाले मार्ग पे, ठीक है, मैं इसको उतना डीप में नहीं जाऊंगा, सुयाल नदी के किनारे है लखुड़ी डियार, लखुड़ी डियार। अब हम और आगे आते हैं यहाँ पे, मैं इसे इरेज कर दूं क्या, एक मिनट, ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, सुयाल नदी के किनारे एक जगह है, कहाँ पे है यह, अल्मोड़ा उत्तराखंड में ना, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में यह सुयाल नदी है, उसी नदी के किनारे एक जगह है लखुड़ी डियार, देखिएगा, लखुड़ी यार, लखुड़ी यार, ठीक है।
इसी लेखहिया भी बोलते हैं क्या इसी को? नहीं, ठीक है, लखुड़ियार ना। यहाँ पे जो शैल चित्र हैं मिलते हैं, ओके, शैल चित्र मिलते हैं लखुड़ियार पे, ठीक है। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऊपर मैंने जो चित्र का डिस्क्राइब किया है वो सारे चित्र यहीं पे प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो इस तरह प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं वह लखुड़ियार से ही मिले हैं। लखुड़ियार मतलब, लखुड़ियार इसका शब्द होता है लाख चित्र। क्या होता है इसका मतलब? 1 लाख गुफाएं, 1 लाख गुफाएं, हाँ? जो लकड़ियार है, लखुड़ियार, इसका मतलब होता है 1 लाख गुफाएं ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। यानी लखुड़ियार के संबंध किससे है? उच्च पुरा पाषाण काल से है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। अब हम इसे अब देखते हैं, जो ये चित्र पाए जाते हैं ना, इन्हें भी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कुछ मानव चित्र हैं, कुछ पशु चित्र हैं, कुछ ज्यामितीय आकृतियां हैं, कुछ सफेद रंग के भी हैं, काले रंग के भी हैं, लाल रंगों में भी हैं, ठीक है। अनेक ऐसे बांटे जाते हैं, परंतु जिसमें हरा और लाल की क्या है? प्रधानता है। अब देखिए, इसमें मनुष्य को छड़ी जैसे दिखाया गया है, ओके, ये तो मैंने इसका डिस्क्राइब किया है। और कुछ जो पशु है वो लंबे थुथुन, थुथुन वाले, जो नाक वाला पोर्शन होता है ना, थुथुन, जैसे सुअर का होता है आगे वाला, थुथुन वाला जानवर है, ठीक है। और लोमड़ी है, कई रंगों वाली छिपकली है। ये याद रखना है, कई रंगों वाली छिपकली है ना। छिपकली ये कितनी है? कई रंगों वाली छिपकली है। अब देखिएगा, तो ऐसे जिसपे क्या होगा? लहरदार रेखाएं है ना, मतलब रेखाओं के माध्यम से उसको दिखा दिया गया, बॉडी को दिखा दिया गया है। आयताकार है, ज्यामिति है, डिजाइन में है, अनेक बिंदुओं में है, ठीक है। तो ये क्या था? ये सारे के सारे जो लखुड़ियार में जो चित्र मिले हैं, ठीक है, उन्हीं चित्रों के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। और यह किससे संबंधित है? उच्च पूरा पाषाण काल है। और भारत में अब तक के जो प्राचीनतम मिले हैं साक्ष्य, वह उच्च पूरा पाषाण काल से ही मिले हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे चल के, ये मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। हम यहाँ पे मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं। यहाँ पे उच्च पूरा पाषाण काल को देखा, हम यहाँ मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अभी देखिए, यहाँ पे गैप आ गया ना, कुछ समय के क्या हो गया? गैप आ गया। और इसमें एक प्रकार से क्या होगा? ट्रांजिशन फेज था, इसमें कुछ बदलाव आया, विकास हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, जिसमें अब जो मानव थे वो अलग अलग, ठीक है, वो अपने जो उनके प्रयोग था उसको, उसमें वृद्धि हो गई और टेक्निकल वृद्धि हो गई। तो उनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो मगर जो इसमें जो विषयों की संख्या क्या हुई? बढ़ गई, जिसमें चित्रों का आकार छोटा हो गया। यानी कि चित्रों का आकार छोटा हो गया। हो सकता है उनके पास टेक्निक आ गया होगा ऐसा बनाने के लिए, वो लोग छोटा छोटा चित्र में ही उतना बड़े चित्र को दर्शा देते होंगे, ठीक है। जो चित्रों की संख्या क्या हुई? छोटा हो गया, चित्र छोटा हो गया। और क्या हुई? उनका जो विषय था वो बढ़ गया, यानी कि अधिक से अधिक मटेरियल का प्रयोग करने लगे। आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिली। इसमें जो इसमें शिकारी हालांकि दिखाया गया लाल रंग से, परंतु उसमें ज्यादा नहीं थे, परंतु शिकारी, लेकिन इसमें शिकारियों की संख्या क्या हुई? प्रमुखता हो गई। शिकारी, शिकारियों के आकार को प्रमुखता दी गई, उनको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बनाया गया। अब देखिए, जो शिकार के दृश्य थे उनमें लोगों को समूह बनाकर, यानी कि एक जानवर है और उसको कई लोग मिलकर के घेर करके उसका शिकार कर रहे हैं। तो ऐसे शिकार क्या कर रहे थे लोग? घेर करके, यानी समूह में कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? अब सामूहिक हो गए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब वो लोग क्या हो गए? एक समूह में रहने लगे। यानी एक पर से क्या हो गए? और जैसे जैसे बनता है ना, अपना एक जन, अलग से अपना एक समूह बना करके शिकार किया करते थे, ठीक है। सुरक्षा के मद्देनजर या जैसे भी हो, तो कांटेदार भाले का प्रयोग करने लगे। अब भाला जो कहता था, कांटेदार प्रयोग करने लगे। नोकदार डंडे का प्रयोग करने लगे। तीर कमान लेकर जानवरों की मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे किस में दिख रहा है? चित्र में दिख रहा है ना। अभी आएगा भीम बेटका, आई थिंक भीम बेटका यहीं से रिलेटेड होगा ना, भीम बेटका। देखिए, तो के जानवरों को पकड़ने का भी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ ये तो सही है। आगे चलकर कुछ आदिमानव ने ना जाल फंदे लेकर भी चलने लगे, यानी कि गड्ढे गड्ढे में खोद के फंसाने का ऐसा भी दिखाया गया है उस चित्र में, ऐसा भी अंकन किया गया है। देखिए, कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ, कुछ को मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली बाघ, ठीक है, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवर, पक्षियों को भी दिखाया गया है। और ये सारे के सारे चित्र कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका। बहुत ही फेमस है ना।
अच्छा ये क्या थे, ये सारे के सारे शैल चित्र थे ना, ये गुफा में निर्मित है, कहाँ पे, प्राकृतिक गुफा में है, ठीक है, प्राकृतिक गुफा में। और ये क्या है, शैल चित्र है, आई थिंक छोटे छोटे सील के जो पत्थर होते थे उन पत्थरों पे निर्मित होंगे ये वाले सारे, ठीक है। तो देखिए हमने डिस्कस किया, अब आपको आशा करता हूँ जो पाषाण काल का जो वर्गीकरण है कैसे हुआ, और उत्तर पूर्व पाषाण काल में जो मानव ने जिसका प्रयोग किया, यानी कि जो चित्रकला था उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये लखुड़ियार है जो है भारत में, यह क्या था, यह प्राचीनतम है जहाँ से शैल चित्र का प्राप्त हुई है। परंतु ये क्या है, मध्य पाषाण काल के भीमबेटका से प्राप्त हुआ ना, भीमबेटका से काफी डेवलप रूप में प्राप्त हुआ है। और ये वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान भी है, इसमें भी मौजूद है, ठीक है, काफी हद तक ना। चलिए, तो हम अपने चलते हैं प्रश्न की तरफ, और जो डिस्कशन किया है इस डिस्कशन के आधार पर हमने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है, भारत में पाए गए प्राचीनतम चित्र निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। हमने निम्न पूरा पाषाण काल का डिस्कशन ही नहीं किया, डिस्कशन ही नहीं किया। ओके, यहाँ पे देखिए हमने उच्च पूरा पाषाण काल से अपना डिस्कशन शुरू किया था। हालांकि निम्न पूरा पाषाण काल के लोग भी खाद्य क्या थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे शिकारी को, ठीक है, अ, ओके, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। तो ये हम नहीं, इसमें नहीं जाएंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। उत्तर पूरा पाषाण काल के दौरान चित्रकला के अनेक विषय थे। उत्तर पूरा पाषाण काल के दौरान चित्रकला के अनेक विषय थे। चित्रों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता था, जिसमें शिकार के दृश्य को प्रधानता दी गई थी। नहीं, इसमें शिकार के जो उत्तर पूरा पाषाण काल था या उच्च पूरा पाषाण काल था, इसमें शिकार के दृश्य को प्राधान्यता नहीं दी गई थी। जानवरों के बड़े बड़े आकार होते थे ना, बस ऐसे और नॉर्मली बना दिए गए थे, ठीक है, बड़े बड़े जानवर थे, शिकार को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। शिकार को प्राथमिकता दी गई थी मध्य पाषाण काल में, इसमें दी जाएगी शिकार को प्राथमिकता, ठीक है। और चित्र इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे एज बीतता जाएगा उसी से इनका चित्र क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, आकार छोटा होता जाएगा, और छोटे आकार में ही उतने बड़े आकार को दर्शा देंगे। ओके, यानी कि उनके पास टेक्निक आता जाएगा, कला का टेक्निक आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मत ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, क्या होते, बड़े थे, चित्र बड़े थे अपेक्षाकृत, और उनका जो विषय था वो छोटा था, क्योंकि भी उनका हो सकता है डेवलपमेंट नहीं ना हुआ हो। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, मध्य पाषाण काल के लिए, मध्य पाषाण काल के जो चित्र थे विशाल जानवरों और छड़ी सदृश पतली मानव आकृतियों के रैखिक निरूपण थे। देखिए जो मध्य पाषाण काल के जो चित्र थे विशाल जानवरों के नहीं है, हमने अभी डिस्कस किया। जो उच्च पूरा पाषाण काल के थे वो थे, उच्च पूरा पाषाण काल के वो थे, वो बड़े बड़े जानवर थे विशाल, उनके जो आकृतियां थी डंडे के रूप में रैखिक रूप में निरूपण की जाती थी। ओके, हालांकि जो मध्य जो भीम बेटका से मिला है मध्य पाषाण काल के, उसमें भी रैखिक रूप से मिला है, जानवर है जो शिकार करते हुए दिखाया गया ना, पुरुषों को, ठीक है, आदमी मनुष्य को, उसमें डंडे के जैसे रेखा रैखिक रूप में भी दिखाया गया है, परंतु उनका आकार छोटा है, छोटा आकार है, ठीक है, काफी सटीक है, स्पष्ट मालूम चलता है उसमें कौन सा जानवर है, कौन सा ये पुरुष है या महिला है, काफी काफी हद तक ज्यादा मालूम चलता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं ये भी क्या है, गलत है। और इसमें क्या थे, समूह में भी मध्य पाषाण काल में लोग अब समूह में भी शिकार करते थे, यानी एक जानवर हो जैसे हिरन हो और उसके चारों तरफ लोग घेर के ऐसे तीर भाला तीर कमान से मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हम देखते हैं ये जो जो इसमें कौन सा, सबका सब गलत है, सबका सब गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आशा करता हूँ आप जो ये प्रश्न है इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा मैंने इसको डिस्कशन किया है, परंतु काफ़ी डीप में इसको मैंने डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, यह डेनियल विल्सन जी का नाम याद रखना है, और ये बुक का नाम रखना है, और ये क्रोनोलॉजी याद रखना है कि कैसे डेट का वर्गीकरण किया गया, ठीक है, पूरा पाषाण काल का कैसे वर्गीकरण किया गया है। चलिए, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त काल के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, किस पे, व्यापार और अर्थव्यवस्था ना, व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में गुप्तों ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए। गुप्त काल में लंबी दूरी की व्यापार में वृद्धि हुई। इस काल में एक पुरोहित जमींदार वर्ग का उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये तीन कथन है और फिर चार ऑप्शन है।
फिर उसी तरह से हम जो पुराना हमारा जो टेक्निक है, पहले कथन को जाने, कथन से संबंधित जो तथ्य हैं, तथ्यों को जानेंगे, उन तथ्यों के आधार पर फिर अपने प्रश्न का जवाब देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं तथ्यों को एक एक करके डिस्क्राइब करना। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल इसे स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? स्वर्ण काल। गुप्त काल है, पहले हम थोड़ा शॉर्ट में जो गुप्त काल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आई थिंक तीसरी शताब्दी में ना, कब हुई थी? गुप्त साम्राज्य जो तीसरी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, हालांकि जो 319 बीसी है, 319 एडी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडी लिखेंगे। एडी में गुप्त संवत की शुरुआत यहीं से होती है ना, गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत यहीं से होती है, परंतु इससे पहले भी घटोत्कच आ चुके हैं, और घटोत्कच से पहले भी श्रीहर्ष आ चुके हैं। ओके, यानी कि 275 के आसपास से। कहां से? 275 एडी। इसी समय गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? श्रीहर्ष ने की थी, सॉरी, श्रीगुप्त ने की थी। श्री गुप्त ने किया था, ठीक है, श्री गुप्त ने किया था। इसके बाद आ जाएंगे घटोत्कच आ जाएंगे, फिर ठीक है, ऐसे चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएंगे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे करके फिर कुमारगुप्त, ऐसे आते रहेंगे ना। तो हम ज्यादा उधर क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे, जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो फिर इसको डीप में समझाने का कोशिश करूंगा। फिर परंतु देखिए, तो इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाइना की यात्री आए थे, चाइनीज यात्री, ठीक है, वो थे फाहियान। फाहियान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय के काल में आए थे। कौन आए थे? फाहियान। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इतिहास में, फाहियान, ठीक है ना। ह्वेनसांग किसके काल में आएंगे? और ह्वेनसांग आएंगे, किसके काल में आएंगे बताइए? थानेश्वर का जो वर्धन वंश रहता है, उस वर्धन वंश के एक शासक थे, हर्षवर्धन। किसी काल में आएंगे? हर्षवर्धन, यहाँ पे ध्यान रखना है। वेन शांग किसी काल में आएंगे? या हर्षवर्धन के काल में आएंगे, हर्षवर्धन के काल में आएंगे। परंतु ये क्या है? फाहियान है ये, और यह उससे पहले आ चुके हैं, हर्षवर्धन से पहले आ चुके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो ये जो उस समय का गुप्त काल था, गुप्त ईरा था, उसके बारे में बहुत ही डीप में डिस्क्राइब करते हैं ना, फाहियान। ओके, अब देखिए, तो इन्हीं की विवरण से ही गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम इसी के आधार पे जो अपना इनके जो तथ्य है जो इनसे प्राप्त होते हैं, उसके आधार पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो प्राचीन भारत में गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए, ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। अब हम देखते हैं, जिन्हें उनके शिलालेखों में क्या बोला गया है? दिनार बोला गया है। क्या बोला गया है? हम पहले कथन के बारे में बात करते हैं। दिनार, स्वर्ण सिक्के को क्या बोला गया है? दिनार। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाएगा ना। तो देखिए, स्वर्ण सिक्के को क्या बोला गया है? इसे बोला गया है दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या बोला जाएगा? रूपक बोला जाएगा। परंतु देखिए, तो किसमें बोला गया? शिलालेख, जो उस समय के जो शिलालेख मिलते हैं, उन सभी शिलालेखों में स्वर्ण सिक्कों का बहुत ही जिक्र मिलता है, जिसमें उन्हें दिनार कहा गया है। अब देखिए, इन सिक्कों में गुप्त राजाओं के स्पष्ट रूप से चित्र मिलते हैं, स्पष्ट रूप से चित्रण मिलता है। ओके, धनुर्धारी प्रकार, ठीक है, अश्वधारी प्रकार, ओके, अश्वधारी प्रकार, धनुधारी प्रकार, ऐसे बहुत सारे प्रकार मिलते हैं ना, बहुत प्रकार के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। ओके, देखिए, अश्वमेध यज्ञ प्रकार भी मिलता है एक अलग से। ओके, राजा रानी प्रकार की मुद्रा, तो सभी मुद्राओं पे उनकी स्पष्ट रूप से चित्रण है। और पृष्ठ भाग पे परम भागवत, और जिनकी उपाधियां हैं अलग अलग नामों से, परम भागवत यानी वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे ना, गुप्त शासक मैक्सिमम। तो क्या थे? तो उनकी उपाधियां उपाधियां भी अंकन किया गया है, हम उधर नहीं जाएंगे। परंतु देखिए, इनका क्या है, सिक्कों पे एक भाग पे इनका चित्रण मिलता है, जिसमें युद्ध एवं कला के प्रति परवर्ती गुप्त राजाओं के प्रेस का संकेत मिलता है। ओके, प्रेम का संकेत मिलता है किसमें? युद्ध एवं कला के प्रति।
युद्ध एवं कला के प्रति उनके सिक्कों से संकेत मिलता है। तो हम जानते हैं कि क्या है, स्वर्ण काल के जो स्वर्ण सिक्के हैं इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल भी कहा जाता है किसमें, भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है, और मंदिर स्थापत्य कला आज भी इसमें इसी समय विकसित हुआ था। ओके, चलिए, तो हम अपने दूसरे कथन पर चलते हैं। देखिए दूसरा कथन में जो है कुछ उसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो हम एक बार देख लेते हैं फिर क्या प्रश्न है। ओके, तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि गुप्तों ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए। दूसरा, गुप्त काल में लंबी दूरी की व्यापक व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। गुप्त काल में लंबी दूरी के कारण वृद्धि हुई। देखते हैं, देखिए जो आरंभिक काल की तुलना में ना गुप्त काल में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट हुई। जो आरंभ में गुप्त काल था, ठीक है, जब गुप्त श्रीगुप्त ने उसकी स्थापना की, तो श्रीगुप्त तो अभी क्या थे, वो किसी के दबाव में थे, ठीक है ना, वो राजा राजा थे, महाराजा नहीं थे, ठीक है, राजा थे, यानी कि उनका क्षेत्र लिमिट में था। तो उसके बाद जब समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त बाद में आके जो उसका जो क्षेत्र रहता है काफी विस्तृत हो जाता है, तो उस समय तो लंबी लंबी दूरियां हुई, व्यापार हुआ। शुरुआत में थोड़ा कम रहा, लेकिन जो ये है समुद्रगुप्त, उसके काल में काफी विस्तृत हो गया। परंतु उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय काल में भी काफी अच्छा खासा रहा, कुमारगुप्त काल में भी अच्छा खासा रहा, स्कंदगुप्त काल में भी अच्छा खासा रहा। परंतु उसके बाद जितनी भी परवर्ती गुप्त आते रहेंगे, उनका क्षेत्र सीमित होता जाएगा, सीमित होता जाएगा, और वो पतन हो जाएगा। तब वह गुप्त काल में इनकी जो लंबी लंबी दूरियों का व्यापार है घट जाता है, यानी कि गिरावट हो जाती है। ओके, तो 550 ईस्वी तक भारत का पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ व्यापार होता था, ठीक है, जब काफी विस्तृत था भारत ये गुप्त साम्राज्य, जिसमें भारत इस साम्राज्य के लिए रेशम का निर्यात करता था, ठीक है, रेशम का निर्यात करता था। हमें क्या पूछा गया है कि गिरावट हुई, गुप्त काल दूरी में व्यापार में वृद्धि हुई, नहीं वृद्धि नहीं हुई लंबी दूरी में, लेकिन गिरावट उसमें हुई, धीरे धीरे क्या हो गई, गिरावट हो गई ना। इससे पहले काफी ज्यादा विस्तृत था ये, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काफी ईरान तक, इधर इस एरिया में भी काफी ज्यादा फैला हुआ था। जब मौर्य वंश था, तब मौर्य वंश था, तो उस समय वो क्या था, अपने चरम पे भी पहुंच गया था, अपनी काफी हाई लेवल पे व्यापार हुआ करता था उस समय। परंतु अब जाके गुप्त काल में इसका पतन होना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो आसपास के जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीन की रेशम से उत्पादन की कला सीख ली थी। उन्होंने चीन की जो लोग थे रेशम का उत्पादन करते थे, उनसे कला सीख ली थी, और इसी समय एक वो था ना, रेशम का व्यापार करने के लिए एक सिल्क रोड, कहो क्या था, सिल्क रोड का काफी ज्यादा डेवलप हो गया ना, सिल्क रोड। ओके, सिल्क रूट काफी ज्यादा डेवलप हो गया, जो भारत में नहीं, जब भारत में ये सिल्क रूट नहीं है, ठीक है, भारत के जस्ट ऊपर है। वहाँ ये जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले रीजन में कौन सा किर्गिस्तान है ना, किर्गिस्तान का जाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से होकर यह सिल्क रूट गुजरता है। चाइना से होकर के सिल्क रूट से जाकर टर्की होकर के ऐसे गुजरता है ना, काफी लंबा चौड़ा वो सिल्क रूट है। ओके, देखिए, तो वहां से जो जो ये लोग थे, कौन लोग, रोमन साम्राज्य के लोग थे, उन लोगों ने रेशम बनाना सीख लिया था, जिससे भारत के निर्यात व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी कि जो भारत की जो निर्यात था यहाँ से जो जाता था, और उसमें गिरावट हुई, क्या हुई, गिरावट हुई। तो इस आधार पे इसमें क्या हुआ, दूसरे में बारे में हम जिक्र करें तो इसमें गिरावट हुई, क्या हुई, गिरावट हुई, और ना कि वृद्धि हुई। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली एक बार एक और दो के आधार पे हम देखते हैं कौन सही हो जाए ना। पहला देखिए सही है, पहला इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है ना। दूसरा क्या है, गलत है, दूसरा इसमें है और इसमें है, तो ये सही नहीं होगा और ये नहीं सही होगा, ये दोनों में से कोई सही एक हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं, इस काल में एक पुरोहित जमींदार वर्ग का उदय हुआ, पुरोहित जमींदार वर्ग का उदय हुआ। देखिए, इसी काल में ना, गुप्त काल में ही जमींदारी प्रथा का काफी ज्यादा विस्तार हुआ, साथ ही साथ जो ये और भी एक वर्ग है ना, जिसे क्या बोलते हैं, मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जमींदार का विकास होना शुरू हो जाएगा, और जमींदार बड़े होकर धीरे 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 सामंतवाद, किसका, सामंतवाद का विकास होगा ना, मैं भूल रहा था, सामंतवाद, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, सामंतवाद, सामंतवाद का काफी विकास होगा इसमें ना। ये वही लोग हैं जो जमींदार वर्ग हैं, धीरे धीरे विकसित होकर एक अपना वो छोटे छोटे राजा बनेंगे, फिर राजा बन के एक बड़े राजा बनने की चेष्टा करेंगे, और अपने में ही लड़ने मरने लगेंगे ना।
अपने में ही लड़ने मरने लगेंगे। ठीक है, तो जमींदार वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ, या सामंतवाद का उदय हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण घटना है ना, क्या था, सामंतवाद का उदय, यानी कि जो ये जमींदार वर्ग का उदय, ये गुप्त काल की एक अनोखी घटना है, ठीक है, महत्वपूर्ण घटना है। स्थानीय किसानों की कीमत पर पुरोहित जमींदारों की एक वर्ग का उदय हुआ। ओके, स्थानीय किसानों की कीमत पर, यानी उसकी स्थानीय कीमत है, स्थानीय किसान है, उन्हीं लोगों से कुछ उसी वर्ग से वो ये लोग उत्पन्न हुए थे, उन्हीं का शोषण कर करके। ठीक है, देखिए, तो पुरोहितों को दिए गए जो भूमि अनुदान ने अनेक अकृष्ट भूमियों को कृषि के अधीन ला दिया, लेकिन इन लाभार्थियों को आदिवासी किसानों पर ऊपर से अधिरूपित किया गया था ना। देखिए, जो पुरोहित को जो भूमि दान दिए जाते थे, मतलब भूमि दान दिए जाते थे, उस तरह से अकृष्ट भूमियों को कृषि के अधीन ला दिया गया ना। अकृष्ट मतलब जो उपजाऊ नहीं था, ठीक है, जिसमें उपजाऊ नहीं था, वैसे से भूमियां इन लोगों को अनुदान मिली जाती थी, और ये लोग कृषकों के ऊपर थोप देते थे, कृषकों के ऊपर क्या करते थे, थोप देते थे। लेकिन जो इसका जो वर्डन पड़ता था, कृषक वर्ग पे पड़ता था। वो लोग जमीन एक तो लगान भी ज्यादा हाई लेते थे, और कृषक वर्ग इससे उत्पादन भी करवाते थे जबरदस्ती, तो इससे उनका पतन होता था कृषि वर्ग का, और जमींदार इसका उनका शोषण करते थे। ओके, शोषण करते थे। तो इस तरह से जमींदार वर्ग का उदय हुआ, और धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य विस्तृत करने लगे ना, अपना स्थापित करने लगेंगे। ओके, तो ये सामंतवाद का क्या हुआ यहाँ पे, उदय हुआ। यस, तीसरा क्या है, सही है। तो इस आधार पे हम देखते हैं पहला और तीसरा क्या है, सही है, पहला और तीसरा सही है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है सही हुआ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, मैं आज केवल एक पीडीएफ में केवल एक प्रश्न लिया हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिखने का मुझे स्पेस मिले, जगह मिले। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ शासक के नाम दिए हुए हैं, और उनकी उत्पत्ति दी गई है, उत्पत्ति ना। तो उसमें हमें क्या बताना है, वो उपर्युक्त कथनों युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए, शक, अच्छा, चेर, तमिलकम, अच्छा ठीक है, ये ना, ये उनका वो क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, जैसे मध्य एशिया, पश्चिम भारत, चेर तमिलकम में, यानी कहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो उस क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन सही है, कौन गलत है। चलिए देखिए, सॉरी, इसमें से कौन सुमेलित है, हमें ये बताना ना, सही गलत नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके जो तीनों नाम है, इन तीनों नाम से संबंधित जो स्थान है, उन स्थान को भी हम देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कथन तथ्यों के आधार पर फिर इस सब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो ये चेर है ना, चेर, अगर हम भारत का जो सुदूर का अगर नक्शा बनाए, तो कुछ ऐसा होगा ना, क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा श्रीलंका। ओके, ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका। अब देखिए, कुछ ऐसा मैं अगर चित्र बनाऊं, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएंगे चोल, यानी कि कोरोमंडल तट। इस बार तमिलनाडु का जो तट है, इसी का बोलते हैं कोरोमंडल तट। मैं थोड़ा सा जियोग्राफी भी पढ़ा दे रहा हूँ। कोरो कोरोमंडल तट ना, यहाँ पे पाक जल संधि है। ठीक, याद रखना, पाक जल संधि भारत की मेनलैंड को और श्रीलंका को मेनलैंड को अलग करती है ना, यानी कि पाक जल संधि जो दो जल संधियों को, एक एक जल संधि, एक ये दोनों को जोड़ती है। ओके, तो ये क्या हो गया, चोल। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेर। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चोल चेर पांड्य, क्या हो जाएंगे, पांड्य। ये क्या हो गए, पांड्य हो गए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रीजन है, ये तमिलनाडु का है, ये आंध्र प्रदेश, और ये कुछ केरला का रीजन है। केरला वाला काफी विस्तृत था, तो उसमें से कुछ रीजन ये है ना। तो ये चेर केरला वाले रीजन में थे, इसे क्या बोलते हैं, मालाबार, क्या बोलते हैं, मालाबार तट, मालाबार तट। चलिए इसे हम जियोग्राफी में बताएंगे कि इसकी मालाबार तट किसे बोलते हैं, उत्कल तट किसे बोलते हैं, कोंकण तट किसे बोलते हैं, कन्नड़ तट किसे बोलते हैं, इसको हम जियोग्राफी में बताएंगे। देखिए, ये हो गया चेर। चेर कहाँ पे थे, केरला वाले रीजन में थे, और चोल कहाँ पे थे, तमिलनाडु वाले रीजन में थे, और पांड्य कहाँ पे थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में यहाँ पे पांड्य थे। काफी यह अस्थायी रहा ना, ये जो चोल वंश है, ये ईसा पूर्व, द्वितीय ईसा पूर्व के आसपास जब वो संगम हुआ था, संगम से लेकर के चोल, उस समय कुछ बीच में इनका कुछ पतन भी हुआ, परंतु ये आगे चल के, और कब तक, 10वीं शताब्दी में,
10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी, उस समय जब वो बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम, ठीक है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उन लोगों ने इस तरह के जो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया के यहाँ पे देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के, उन सब पर भी कब्जा कर लिए थे ना, काफी हद तक ये पूरा एरिया कब्जा कर लिए थे। इसी के आधार पर जो बे ऑफ बंगाल है, उन्हें चोलों का बोला जाता था ना। चोलों का ये क्या था, एक क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोल देंगे ना, चोलों का एक पॉन्ड था, पोखरा बना लिए थे, एक प्रकार से घेर लिए थे। ओके, सागर, चोल सागर भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, चोल सागर भी कहा करते हैं। ओके, इस तरह से एक मूवी से बना है चोल साम्राज्य पे, देखने का ध्यान से, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, चोल। हम इस पे नहीं जाएंगे, हमें बात करना है चेर पे, हमें क्या बात करना है, चेर पे। तो पहला बात है, तो हाँ, तो ये क्या, तमिलकम, जो दक्षिण भारत, सॉरी, जो भारत का दक्षिण सुदूर पूर्व का ये क्षेत्र है ना, इसे तमिलकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तमिलकम। इस पूरे क्षेत्र को तमिलकम बोला जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तमिलकम में हुई थी। यस, कहाँ पे हुई थी, तमिलकम, ये तमिलकम का रीजन है। तो ये वाला क्या है, सही सुमेलित है। देखिए ध्यान से दीजिएगा, अब देखिए मैप के थ्रू आप समझेंगे तो काफी आसान लगा होगा। जो शक थे, यह कहाँ पे थे, मध्य एशिया से। कहाँ से थे, मध्य एशिया से थे। हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ये कहाँ के थे, मध्य एशिया। अच्छा, एक चीज, इसकी राजधानी कहाँ थी चीरों की, चीरों की राजधानी कहाँ पे थी, वज्जी में थी। कहाँ पे थी, वज्जी, ध्यान दीजिएगा, वज्जी में थी ना। ओके, इसकी राजधानी वज्जी में थी। देखिए जो शक थे, यह मूल रूप से कहाँ थे, मूल एशिया, एशिया जो है ना आज का एशिया, वहां से थे। मध्य एशिया, जहाँ पे 5 देश है ना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे करके 5 देश हैं। उन्हीं 5 देशों में से ये वह जो था मध्य एशिया, वहीं से ये लोग शक आए थे। शक शासक था ना, महाक्षत्रप क्षत्रप का उपाधि धारण करते थे। शक छत्र था नाहपान, जिसे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। ओके, तो ये याद रखिएगा, वो लोग क्या थे, जो नाहपान था, चस्टन था, वो लोग शक थे। ओके, वो कहाँ से आते हैं, मध्य एशिया से आए थे। अपना साम्राज्य विस्तार मध्य एशिया से लेकर के वो जो भारत का जो कौन सा पाकिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सब, इस वाले रीजन पे कब्जा कर लिए थे। ओके, पंजाब वाले रीजन से लेकर हटे हुए, तो उन सब में मध्य एशिया से लेकर के यहाँ उत्तर उत्तर पश्चिम भारत तक क्या कहते, कब्जा कर लेते। काफी बड़ा साम्राज्य था। अरे देखिएगा, जो ये जो साम्राज्य था ना, ये मध्य एशिया से लेकर के जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ तक कब्जा किए थे। तो इसके बीच में जो सिल्क रूट है ना, सिल्क रूट, उस समय का जो सिल्क रूट था, काफी ज्यादा प्रचलित था सिल्क रूट। इस सिल्क रूट पे इन्होंने नियंत्रण कर लिया था। और इस जो लंबी दूरियां थी, इस सिल्क रूट पे थ्रू व्यापार होता था, उसी सिल्क रूट के माध्यम से ये लोग काफी ज्यादा आय प्राप्त करते थे, काफी ज्यादा आय प्राप्त करते थे इससे से ना, काफी ज्यादा आय प्राप्त करते थे। और इसीलिए इनका जो साम्राज्य था काफी सख्त था, काफी फेमस हुए थे। ओके, अब देखिए, तो ये हो गए शक। इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मध्य एशिया में हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं, कुषाण। कुषाण बोल रहे हैं पश्चिम भारत। कहाँ पे, पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में क्या आ जाएंगे, महाराष्ट्र ले सकते हैं हम। ऐसे अगर मैप बनाएं भारत का, तो ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है, थोड़ा मैप ऐसे। तो यहाँ पे ये हो गया गुजरात, और यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ये हमें और ये GU, ठीक है, गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र, इस वाले रीजन में, ये रीजन जो है ना, ये पश्चिमी भारत माना जाता है। ओके, ये उत्तर पश्चिम, पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाएगा भारत, ये तो पूर्वी भारत हो जाएगा ना, हम जियोग्राफी में नहीं जाएंगे। देखिए, तो ये हो गया गुजरात और महाराष्ट्र। इस रीजन में बोल रहा है कि किसका, कुषाणों का हुआ था। देखिए, जो कुषाण थे, आपको याद होगा, कुषाण मथुरा में थे ना काफी, कुषाण। उसी समय जो भारत की जो कलाएं है ना, 2 कला, कौन सी कला, गांधार कला, मथुरा कला, ठीक है, गांधार कला ना, जो मूर्ति कला, इन्हीं के समय पे डेवलप हुआ था। किसमें, कुषाणों काल पे। अच्छा, इस कुषाण का एक बहुत ही फेमस शासक है कनिष्क। कनिष्क ना, यह कौन सा, कौन सा संवत चलाया था, शक संवत। जो भारत का राष्ट्रीय संवत है ना, शक संवत, ठीक है, नहीं, विक्रम संवत आई थिंक, ठीक है। तो शक संवत चलाया था कब, 78 AD में, AD में ना। तो ये याद रखना, शक संवत इसी का शासक है। ये कहाँ पे था, पश्चिम भारत में नहीं था, उत्तर पश्चिम भारत में था। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम भारत, जो पंजाब वाला रीजन है, ठीक है, पंजाब, ये हरियाणा, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर का कुछ रीजन, ठीक है, पाकिस्तान का कुछ सिंध वाला रीजन, ठीक है। तो उन सब जगह पे यह
जो कौन थे? कुषाण थे। और कुषाण एक कबीलाई जातियां थी, जो 5 कबीले थे ना, जो चीन के जो बॉर्डर है, चीन और दो दक्षिण एशिया, सॉरी, जो मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिमी चीन, जो ठीक है ना, वहाँ पे उस रीजन में ये लोग रहा करते थे। वहीं से जो 5 जो जातियां निकली थी, उन्हीं में से एक जात थी यूची जात। उसी से यह भारत की जो एक शाखा थी यूची शाखा, वही यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पे इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से। ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। पश्चिम भारत नहीं है, इनकी मध्य एशिया से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये गलत। तो इस तरह से हम देखते हैं पहला दूसरा क्या है? सही है। पहला दूसरा क्या ही सही है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है। देखिए हमारा अगला प्रश्न नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, सॉरी, नागर शैली के मंदिर में प्रवेश के समय दृश्य मंदिर स्थापत्य कला के निम्नलिखित घटकों में से कौन सही क्रम है? देखिए हम आपको इसमें मंदिर वास्तुकला बता रहे हैं, हालांकि मैंने एमए में मंदिर वास्तुकला पढ़ा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो मंदिर वास्तुकला में बताऊं, तो नागर शैली की बात की जा रही है। नागर शैली कहाँ पे है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहाँ? जो ये विंध्यन पर्वत है ना, कौन सी? विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत से लेके उत्तर हिमालय तक, उस वाले रीजन में जो कला विकसित हुई थी मंदिर वास्तुकला की, उसे क्या बोलते हैं? नागर शैली बोलते हैं। उसे नागर शैली बोलते हैं। यह मंदिर वास्तुकला की एक शैली है जिसमें मंदिर का निर्माण किया जाता है, और इस शैली उस समय निर्मित हुई थी, और आज के समय भी जो मंदिर बनते हैं इसी शैली के अनुकरण पर ही बनते हैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं नागर शैली के बारे में। देखिए जो मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां विकसित हुई थी, नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली, और बीच में बेसर शैली। ध्यान दीजिएगा, मैं नक्शा बना देना, ठीक है? अब चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया भारत का ये वाला रीजन, ये हो गया गुजरात वाला रीजन, और अगर हम इधर आ जाएं तो इधर आ जाएंगे। ओके, तो हम इधर नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे है पहाड़ियाँ है ना, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्यन पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ बहती हैं। तो इस वाले रीजन में जितने भी मंदिर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? नागर नागर शैली हो जाएंगे। उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं ना, नागर शैली में ही है। और इस वाले रीजन में जो मंदिर बनेंगे वो किस में हो जाएंगे? बेसर बेसर शैली में बनेंगे। और जो इस वाले रीजन में बनेंगे मंदिर ना, वो किस में बनेंगे? द्रविड़ द्रविड़ शैली में। अभी आज भी अगर मंदिरों का निर्माण होता है तो इन्हीं तीनों शैलियों में से ही एक शैली में मंदिर का निर्माण होता है। तो ये बेसर शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्स रूप है ना, मिश्रित है, वैसे क्या बोलेंगे? बेसर शैली बोलेंगे, मिश्रित रूप को बेसर शैली। ओके, याद रखना है। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। तो ये 3 शैलियां हैं, और दक्षिण में जो द्रविड़ जो यहाँ पे था, वहाँ पे द्रविड़ शैली है दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में। देखिए कुछ नागर शैली की कुछ हम विशेषताएं बताते हैं। नागर शैली, ठीक है, नागर शैली जो मंदिर है उसको हम बताते हैं कैसे बनता है। देखिए जो नागर शैली है, यह एक चबूतरा होता है। मैं कुछ थोड़ा सा आकार बताता हूँ। एक चबूतरा होता है, ऐसे चबूतरा बना रहेगा। ठीक है, ऊंचा चबूतरा, किस पे? चबूतरा। चबूतरा रहेगा, और उस चबूतरे के ऊपर ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे एक ऐसे ऊंचाई तक ऐसे जाएगा मंदिर, और फिर ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे छतनुमा रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे आ जाएगा, और ये कहाँ पे? एक शीर्ष पे जाके मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? एक ऐसे गोल सा आमलक। क्या रहेगा? आमलक। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसके ऊपर वाला ऐसे झंडा लगा होता है ना, झंडा, इसे क्या बोलेंगे? एक झंडा लगा होता है, या तो यहाँ पे कलश रखा होता है, इसे क्या बोलेंगे? कलश। कलश, ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे? कलश बोलेंगे। अब देखिएगा, ये जो ऊपर वाला जो है ना, इसे शिखर भी बोलते हैं। जो ऊपर वाला ये सारे है, इसे शिखर बोलते हैं। परंतु ये जो उठा हुआ, जो ऐसे टेढ़ा सा ऐसे उठा ऊपर जाकर मिलता है, बोलता है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? विमान। विमान। ठीक है, तो ये क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नागर शैली के बारे में बात कर रहे हैं। और ये क्या है? बड़ा सा चबूतरा है, बड़ा सा चबूतरा है।
ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, बड़ा सा चबूतरा है। देखिए चबूतरा ये बन गया। अब देखिए जब ये चबूतरा है तो इसमें यहाँ पे ये क्या है, गर्भगृह है। ये क्या है, गर्भगृह है। गर्भगृह है, यहाँ पे गर्भगृह है और यहाँ पे देवता की मूर्ति या जो भी हमारा जो सबसे क्या होता है, पाक होता है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं, या लिंग हो या कुछ भी हो, शंकर भगवान जो जो भी मूर्ति हो, हम यहाँ पे उसको रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे गेट लगा होता है। अब एक चीज देखिए, अब हालांकि भगवान के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनकी पूजन अर्चन करने के लिए एक जगह भी तो होना चाहिए जहाँ पे लोग क्या हो, आए और उसमें उपस्थित होकर के भगवान का पूजन अर्चन करें। परंतु देखिए इसके चारों तरफ ऐसे ना गोल गोल चक्कर लगाने के लिए, यानी कि प्रदक्षिणा पत्र, इसे क्या बोलेंगे, प्रदक्षिणा पत्र, ये अंदर ही होता था। कहाँ पे होता था, अंदर ही होता था। इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये जो ये छत है ना, इसका छत उस छत के अंदर रहता है, ठीक है, कहीं कहीं बाहर भी रहता है। ओके, देखिए ध्यान से। तो एक और भी होता था ऐसे गोलनुमा, एक और भी ऐसे क्या होता है, मंडप, इसे क्या बोलेंगे, मंडप बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी कैसा होता था, हालांकि जो ये इसका जो गर्भगृह का शीर्ष है काफी ऊंचा होता था, काफी ऊंचा होता था। उससे छोटा ये होता था ना, ये भी ऐसे शीर्ष होता, शीर्ष नुमा होता था, ठीक है। तो ये क्या है, मंडप है, मंडप है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, मंडप हो गया। अब देखिए मंडप हो गया। अब इसके यहाँ पे भी एक छोटा सा ऐसे होता था गेट, क्या था ये, अभी अभी क्या है ये चबूत, क्या है ये, छत ही चल रहा है। इसका ये हो गया ना चबूतरा, हो गया चबूतरा। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, अर्ध मंडप, ठीक है, इसे अर्ध मंडप बोलेंगे, ठीक है। मंडप, अर्ध मंडप, अर्ध मंडप इसे भी बोलते हैं, ठीक है। अर्ध मंडप जो गेट होता है उसी को बोलते हैं अर्ध मंडप। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमसे पूछा क्या गया है, गर्भगृह, मंडप और अंतराल, गर्भगृह, मंडप और अंतराल। तो इसमें से सबसे पहले अगर हम प्रवेश करेंगे, क्या दिखाई देगा, सबसे पहले क्या दिखाई देगा, हमसे यही पूछा गया है। अच्छा एक चीज बताइए, ये मंदिर है ना, ये मंदिर का ये क्या है, अमलक है। ये क्या है, विमान, इसी को विमान बोलते हैं। ये मुख्य गर्भगृह पे मंदिर है। और कुछ ऐसे भी और भी इसमें ऐसे बने होते हैं, कुछ और भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे बनाए गए होते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को, यानी कि जो ये रीजन है और इस क्षेत्र को, दोनों को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को, आ, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ ना, इस वाले रीजन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतराल, अंतराल, ठीक है, अंतराल बोलेंगे इस वाले रीजन को। तो ध्यान रखना है, अगर हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, हमसे ये पूछा गया है। इस घटकों में से सही क्रम लगाइए। सबसे पहले दृश्य मंदिर स्थापत्य की जो सबसे पहले दिखाई देगा उसको लगाना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे सीढ़ी नुमा बना रहता था ना, सीढ़ी, हमें अब अगर हम यहाँ से चढ़ चढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हम्म, बताइए, मंडप दिखाई देगा। जो ये मंडप है ना, अगर यहाँ पर अर्ध मंडप है तो अर्ध मंडप दिखाई देगा, नहीं तो मंडप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सबसे पहले मंडप दिखाई देगा। हमें इसमें से चुनना है, अगर अर्ध मंडप इसमें से होता तो सबसे पहले उसको चुनते, यानी कि मंडप दिया तो सबसे पहले मंडप दिखाई देगा। फिर हम और अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, अंतराल दिखाई देगा, अंतराल क्या दिखाई देगा, फिर उसके बाद अंतराल, और लास्ट में क्या दिखाई देगा, गर्भगृह। गर्भगृह यहाँ सबसे नीचे होता है, और गर्भगृह ये वाला ना, परंतु हमें अब से ऐसे जा रहे हैं तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गर्भगृह। अब काफी आसानी से आप इसे बता सकते थे, काफी आसानी से, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने चित्र भी है, तो चित्र के माध्यम से आप इसे बता सकते थे, इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गया, सबसे पहले मंडप दिखाई देगा, फिर अंतराल, फिर गर्भगृह, ये हो गया, ठीक है, मंडप, अंतराल, गर्भगृह। तो सबसे पहले दो तीन एक, दो तीन एक, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, ये हड़प्पा काल है ना, हड़प्पा काल कैसे बोलते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता, एक नया नया नाम चल गया इसका, ठीक है, अब नया नाम चलन में है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता इसे बोलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी है जो है, उसी नदी के बेसिन में यह सभ्यता
विकसित हुई थी। ठीक है, यह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ना, अब तक की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। हो सकता हो कि आगे चल करके जब उत्खनन कार्य किया जाए तो इससे पहले पूर्व भी कुछ सभ्यताएं आ सकती हैं प्रकाश में, परंतु अब तक की जितनी भी सभ्यताएं हैं ना, उनमें से यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए, तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा काल के दौरान विभिन्न स्थानों से शिल्प उत्पादन हेतु अधिप्राप्त कच्चे माल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कच्चा माल क्या है? तांबा। बोला गया तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, हमें वो जगह है उसमें दिया हुआ है, अब बताना है कि कौन से सुमेलित है, कौन से सुमेलित है। दूसरा, लाजवर्द मणि, ये तो अफगानिस्तान से प्राप्त होता है ना, ये तो देखते ही पता चल गया होगा। ठीक है, ये लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता है, हमें ये बताना है। शेल खड़ी ईरान, शेल खड़ी ईरान में भी, अभी देखते हैं। ये शेल खड़ी ईरान से बोल रहा है। चौथा, कार्निलियन गुजरात से। चलिए, हम हमेशा की तरह फिर से इसके तथ्यों को जानेंगे और फिर तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर से एक एक करते शुरू करते हैं। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा, हम ज़्यादा उसकी डीप में नहीं जाएंगे, परंतु इसके मोटी मोटा देखना चाहें तो, सॉरी, इसके संदर्भ में ही बात करेंगे। ओके, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, अगर उसमें मैं चला गया तो फिर उसमें फंसा रह जाऊंगा। ओके, चलिए देखिए, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से वो लोग प्राप्त करते थे। कुछ कच्चे माल अपने ही क्षेत्र से प्राप्त कर लेते थे, कुछ कच्चे माल का व्यापार के माध्यम से प्राप्त करते थे। ठीक है, किसी दूसरे रीजन से प्राप्त करते थे और यहाँ से कुछ कच्चे माल वहाँ भेजते थे उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि व्यापार के माध्यम से कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। साथ ही कुछ स्थानीय जगहों से भी कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। कौन? हड़प्पावासी। देखिए, हालांकि यह व्यापार प्रधान सभ्यता है। क्या है? व्यापार प्रधान सभ्यता है, इसलिए। ओके, देखिए, तो उन्होंने नागेश्वर बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से क्या थी? उपलब्ध था, वहां बस्तियां स्थापित की। ठीक है, शंख, ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ है? नागेश्वर बालाकोट। ये कहाँ पे है? आई थिंक पाकिस्तान में है ना, बालाकोट, जहाँ पे अभी भारत में स्ट्राइक किया गया था। ओके, कौन सा? सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक। ठीक है, दोनों किया गया था। तो उस स्ट्राइक में ना हम उधर नहीं जाएंगे। देखिए, तो ऐसे कुछ अन्य जो कच्चे माल हैं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त करते थे, उसमें है अफगानिस्तान में एक जगह है सुर्तगुई। यह अब तक की इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राप्त सबसे उत्तरतम बिंदु है। हालांकि अभी उत्खनन कार्य चल रहा है, तो फिर हो सकता है कि आगे चल के और भी उत्तर में इसका विस्तार पाया जाए, परंतु ये सुर्तगुई कहाँ पे? अफगानिस्तान में है, और उसी की एक स्थल है। तो सुर्तगुई से जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, क्या चीज? अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग की पत्थर, पत्थर क्या चीज है? कहाँ से? सुर्तगुई, सुर्त सुर्त गई। ठीक है, यहाँ से नीले रंग की पत्थर प्राप्त करते थे, जिसे लाजवर्द बोला था। क्या बोला था? लाजवर्द। और ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ओके, तो इस तरह से लाजवर्द कहाँ से मिल गए? अफगानिस्तान से। ओके, दूसरा क्या है? सही है, तो दूसरा इसमें नहीं है, तो ये वाला कैंसिल। ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम अगले चलते हैं। जी, कि जो लोथल था, उस समय गुजरात में, कहाँ पे था? गुजरात में क्या था? लोथल। हम अगले अगले बिंदु पे आ जाते हैं सीधे, लोथल। देखिए, जो लोथल है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में क्या था? पोर्ट था, बंदरगाह था ना, गुजरात पोर्ट। ठीक है, ये क्या था? बंदरगाह था, जहाँ से एक गोदीवाड़ा प्राप्त की गई है। ठीक है, गोदीवाड़ा याद रखना है। और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे लोमड़ी की कथा भी मिलती है ना। चालाक लोमड़ी की कथा कहाँ से मिली? लोथल से ही मिली है। ठीक है, ये प्रश्न तो इस बार यूपी पीवीसीएस में पूछा गया था कि चालाक लोमड़ी की कथा कहाँ से मिलती है, तो उसमें लोथल भी ऑप्शन था, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से लोथल से क्या मिलती है? कार्निलियन। क्या मिलती है यहाँ से? कार्निलियन, कार्निलियन। ओके, कार्निलियन। गुजरात में भड़ौच भी हमारा स्थान है ना, वहीं से मिलता है। ठीक है, सेल खड़ी, जो सेल खड़ी है ना, इसमें से, और सेल खड़ी कहाँ पे है? तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा ना। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सेल खड़ी के बारे में। देखिए, जो सेल खड़ी है,
सेल खड़ी जो है यह राजस्थान एवं उत्तरी गुजरात से, कहां से? सेल खड़ी। राजस्थान प्लस और उत्तरी गुजरात, गुजरात ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ गुजरात, यहाँ से सेल खड़ी मिलता था। तो इस आधार पर अगर देखें तो सेल खड़ी ईरान से तो नहीं है, परंतु देखते हैं, क्या हो सकता हो ईरान से मंगाया जाता हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हम्म, तो सेल खड़ी ईरान से तो है नहीं, गुजरात से है और राजस्थान से है, तो ये वाला गलत हो जाएगा ना, ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए अब हम पहले के बारे में बात करते हैं, तांबा। जी कुछ तांबा का ना काफी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो राजस्थान में भी मिलता था। राजस्थान में भी मिलता था। राजस्थान का एक खादान है ना, खेतड़ी। कौन सा? तांबा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया तांबा। कहाँ से? राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, बहुत ही फेमस है ना, खेतड़ी। यहाँ से तांबे के लिए यहाँ से मिलता था ना, ये खान है एक खेतड़ी में। अब देखिए दक्षिण भारत में सोने के लिए, दक्षिण भारत से क्या सोने वो लोग प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत से सोना। सोना कहाँ से? दक्षिण भारत से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तांबे के बारे में बात ही करते हैं। तो इस तरह से अभियान भेज करके वो दक्षिण भारत से सोना भी प्राप्त करते थे। देखिए इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था, उनकी संस्कृति से संबंधित मृद भांड, ठीक है, और जो पुरावस्तुएं हैं उन सबको प्राप्त करते थे। सेल खड़ी के बहुत सारे सूक्ष्म मन के भी प्राप्त हुए हैं, उनके जो मान लीजिए वहाँ पे दक्षिण भारत है और अन्य जो सभ्यताएं हैं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए और हम उधर नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा तांबा। तांबा कहाँ से मिलता था? खेतड़ी। ये खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में एक खान है, खान बोले तो जहाँ से उत्खनन किया जाता है खेतड़ी ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा देखते हैं जो ऑप्शन है, हमसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन सुमेलित है 2 और 4, 2 और 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, नैनार और अलवार भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चला था ना, नैनार और अलवार शैव धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। देखिए नैनार नैनार मार्गदर्शक शिव भक्त थे। नलई राधिव्यम प्रबंधम अलवारों की रचनाओं की प्रमुख काव्य संकलनों में से एक था। ये 2 कथन दिए हुए हैं, इन 2 कथन के आधार पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन के में से हमें एक सही चुनना है। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हम इससे संबंधित तथ्यों को जानेंगे, फिर तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न के ऑप्शंस को चुनेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अलवार और नैनार थे ना, मैं इनको बारे में बताता हूँ। अलवार और नैनार। अलवार जो थे ये भगवान विष्णु वैष्णव धर्म के, किसके? विष्णु यानी कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ना। और जो नैनार थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तो अब देखिए इस आधार पे हम देखते हैं, तो नैनार किसके धर्म थे? शिव धर्म के अनुयायी थे। यस, शैव धर्म के अनुयायी थे। इसको हम याद भी रख सकते हैं। नए 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 नयन 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 होता है ना, नयन किसके होते हैं? आंख भगवान के होते हैं। किसके? शिव भगवान के होते हैं। तो इस तरह से नयन नय, तो इसे हम नयन में देख लेंगे। नयन से शैव धर्म, शैव के शिव भगवान के 3 आंख होता है ना, तो नयन यहाँ से आ जाएगा। अलवार, बाकी जब ये नहीं होगा तो ये वाला वैष्णव धर्म हो जाएगा। ओके, तो नयनार शैव धर्म से हो गया, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा नलई रादिव्यम प्रबंधम, नलई रादिव्यम प्रबंधम अलवारों की रचनाओं के प्रमुख काव्य संकलनों में से एक था। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो अलवार और नयनार संत थे, भक्त थे, वो भक्ति आंदोलन के उसमें के ये केंद्र बिंदु थे। दक्षिण भारत में यही केंद्र बिंदु थे। इन्होंने ही भक्ति भक्ति आंदोलन का एक प्रकार से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। देखिए तो वे जो उनके संत थे नैनार और अलवार, वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते थे, और भ्रमण करने में उन लोगों ने वहाँ की स्थानीय भाषा, कौन सी? तमिल,
तमिल, याद आया ना आपको, इसीलिए उस क्षेत्र को तमिलकम भी कहा जाता है। ठीक है, तमिल। तमिल में ही क्या करते हैं, अपने इष्ट देवता की, इष्ट देवता जो उनके मुख्य आराध्य देवता होते थे, इष्ट देवता, ठीक है, यही यही लोग होते थे ना इष्ट देवता। जो इष्ट देवता थे उनकी जो क्या करते थे, भजन स्तुति किया करते थे, किस माध्यम से, तमिल के माध्यम से। दूसरा, अब जब वो लोग संचरण करते थे एक स्थान दूसरे स्थान पे, जब वो लोग जाया करते थे, आवागमन करते थे, तो अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों पे, जहां जहां उनको लगता था कुछ पावन स्थल है, सॉरी स्थल है, उन स्थलों पे निवास करते थे और उसके उसी जगह पे अपनी इष्ट देवता की आराधना किया करते थे। और वह जो जहाँ पे निवास किया करते थे, जहाँ पे आराधना किया करते थे, उस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता था उस बिंदु पे, और उसी बिंदु पे आगे चल करके मंदिरों का निर्माण किया जाता था। जितने भी मंदिर निर्माण किए गए हैं वो उस समय अलवारों और नैनार जो संत थे उन्हीं के कुछ समय के लिए वहाँ पे ठहरते थे और वहाँ पे वो लोग पूजन अर्चन करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, उन पावन स्थलों पे ही बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया आगे चल करके। तो आगे चल के वो क्या होंगे, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो जाएंगे। तीर्थ स्थल के रूप में वो जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। और देखिए, जो अलवार और नैनार संत थे, उन लोगों ने जो वेद थे, और कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो चार वेद थे, इन वेदों के इंपॉर्टेंस को समझते हुए इन लोगों ने खुद की अपनी एक रचनाएं लिखी, जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था, ये नाम था ना, नलई रा दिव्यम प्रबंधम। ठीक है, ये नलई, जी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये नलई रापि दिव्यम प्रबंधम, इसकी रचना की किसने किया, अलवार और नैनार संतों ने रचना किया। ठीक है, बता करके मतलब इस परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण बता करके जो पुस्तक है, जो रचना है, इसको मतलब वेदों इतना महत्वपूर्ण बताया, जो ये रचना है इसको कहा कि वेदों इतना, जो वेद है, चार वेद है, उससे भी उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है, ताकि इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, पढ़ें, अध्ययन करें। ठीक है, इसकी इसीलिए उन्होंने इसे वेदों इतना महत्वपूर्ण बताया। और यह तमिल वेद के रूप में इसका एक नाम बोला, उपनाम दिया, तमिल वेद। क्या बोला गया, तमिल वेद। ठीक है, जो चार वेद थे उतना ही इंपॉर्टेंट दिया गया। पांचवा वेद भी कहा जाता है क्या इसे, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में। तो ये क्या है, नलई रादिव्यम प्रबंधम, तो यह हो गया तमिल वेद, इसे कहा जाता है। और इसे चारों वेदों इतना महत्वपूर्ण बताया गया, और इसे जो वेदों इतना महत्व बताकर इसे इसको महत्व दिया गया। तो देखिए, आज का जो प्रश्न हमने डिस्क्राइब किया है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप पढ़े होंगे एंशियंट हिस्ट्री तो काफ़ी अच्छे समझे होंगे, अगर नहीं समझोगे तो नया था तो फिर भी, परंतु जो प्रश्न है प्रैक्टिस करने के लिए हमने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, नल दिव्यम रचनाओं के जो था ना, काव्य संकलनों में से एक था, अलवारों की काव्य रचनाओं में से एक था ना। यस, क्या है, सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। हम आगे चलते हैं। तो इसमें हालांकि अलवार और नैनार सबका इसमें था ना प्रमुख, तो रचना अलवार भी होंगे, नैनार दोनों होंगे। ओके, तो ये हो गया, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, हमसे पूछा है कौन सही है, कौन सही है। चलिए, तो हमने इसमें अलवार, देखिए हमारा आज का मैं केवल 6 प्रश्न ही लिया था। ठीक है, फिर इसी तरह मैं और छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा, और एंशिएंट हिस्ट्री और मीडियल हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न मैं लूँगा, उन सभी को लेकर के एक लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैराथन वीडियो होगा, और उसमें हम इतना डीप में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, और उसमें बस शॉर्ट में बताते हुए पूरा प्रश्न सॉल्व करना रहेगा, 5 से 6 घंटे में पूरा प्रश्न सॉल्व करना रहेगा, ताकि आप कहीं भी उसे रिवीजन कर सकें, एग्जाम से पहले, एग्जाम जैसे माहौल से गुजर सकें। चलिए, तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, हम आज आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा, क्या सीखा, नैनार अलवार के बारे में जाना, ये जो नलई रादिव्यम प्रबंधम है, इस बुक का नाम याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, तमिल तमिल ग्रंथ है, यह किस किस में है, तमिल वेद भी इसे कहते हैं। पांचवा वेद का भी संज्ञा इसी को दिया जाता है ना, याद रखिएगा। दूसरा, हमने ये तांबा, लाजवर, सेलखड़ी, कार्निलियल जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं उनके बारे में जिक्र किया, हड़प्पा सभ्यता के ना जो स्थल है। ओके, दूसरा, नागर शैली के बारे में हमने काफी डीप में डिस्कशन किया ना, मंदिर बना करके डीप डीप में डिस्कशन किया है। ओके, चलिए, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अब देखिए, जो हमारा ये है, जिसमें हमने चेर शासक और चेर शक और कुषाण जो ये वंश है ना, ये वंश कहाँ भी विकसित हुए, उससे संबंधित कहाँ से मतलब उत्पन्न हुए थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ये गुप्त काल में जो स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का, उनके बारे में हमने काफी जिक्र किया, फाहियान आए थे, और स्वर्ण सिक्के को क्या बोला जाता, दिनार बोला जाता था।
स्वर्ण सिक्के काफ़ी ज़्यादा इसमें निर्मित किए गए थे। इसीलिए तो और देखो जो हर्षवर्धन सॉरी समुद्रगुप्त ने काफ़ी ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जाल चलाए थे, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल भी बोला जाता है। गुप्त वंश भी गुप्त संवत भी इसी समय चला था। जो हमारा ये पहला प्रश्न है, इसको तो मैंने काफ़ी डीप में डिस्कस किया, और इसमें आई थिंक प्राचीन काल का जो प्राचीन इतिहास है उसका काफ़ी ज़्यादा वर्गीकरण, पाषाण काल का मैंने काफ़ी वर्गीकरण भी इसमें कर दिया हूँ ना। अब अगर आपको अगर इसमें डाउट भी रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस तरह आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप अब यहाँ तक देख ही लिए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ना, हम और इस तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियो बनाएंगे। अ, ठीक है। हालाँकि इसमें मेरा जो वीडियो क्वालिटी ख़राब है, इसलिए मैं अपने आप को दिखा के नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आपको देखेंगे तो इरिटेट फ़ील करेंगे, बार-बार कभी ब्लैक आएगा, कभी लाइन भाग जा रहा है, लाइट भाग जा रहा है, फिर अंधेरा हो जा रहा है। तो मुझे बार-बार आना-जाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक आएँगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ना, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दूसरों को भी प्रेरित कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप जनरली एक जो क्या है, कुछ कॉमेडी वीडियोज़ वाले और अन्य वीडियोज़ को जैसे गान सॉन्ग वगैरह ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो ये तो हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसे आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है? सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो हम फिर अब इसी तरह के अन्य वीडियो में मिलते रहेंगे आपके साथ, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।